नेक्स्ट टॉपिक है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिल रिसीवेबल और दूसरा होता है बिल पेएबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल पेएबल क्या होता है, ओके, वो हम समझ लेते हैं। अ पर्सन और ट्रेडर हु हैज़ टू रिसीव मनी फ्रॉम अदर पर्सन और कस्टमर ड्रॉ अ बिल ऑन दैट पर्सन और कस्टमर। जो इंसान को या जो ट्रेडर को पैसे लेने हैं, ओके, वो क्या करता है, बिल लिख लेता है। जो इंसान को पैसे लेने हैं, जो ट्रेडर को पैसे लेने हैं, वो बिल ड्रॉ कर लेता है, ओके, दूसरे पर्सन के लिए, मतलब कस्टमर के लिए। द पर्सन और कस्टमर ऑन whom a bill is drawn accept the bill. Here it is a bill receivable for the person who draw the bill and it is a bill payable for the person who accept the bill. देखो क्लियर हुआ। जो पर्सन को पैसे लेने वाले रहते हैं वो एक बिल ड्रॉ करता है, ओके, और ये बिल को जो एक्सेप्ट करता है उसे पैसे पे करने रहते हैं, ओके। जो बिल को लिखता है वो पैसे रिसीव करने वाला होता है और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए बिल लिखा गया है, वो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या करना है, पे करना होता है। देखो हम ये लाइन रीड करते हैं, इट इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। जो बिल लिखता है उसके लिए बिल रिसीवेबल हुआ, है ना। एंड इट इज अ बिल पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो पेएबल हुआ। क्लियर हुआ। दिस मीन्स इट इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए बिल रिसीवेबल होता है एंड अ बिल पेएबल फॉर द डेटर। यहाँ हम इतना ही समझेंगे। इसके बाद वाले पेज में, पेज नंबर 80 पे फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी आप लोगों को क्या समझना है, देखो, जो इंसान बिल को ड्रॉ कर रहा होता है उसे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो क्या, उसके लिए क्या हुआ, बिल रिसीवेबल हुआ, ओके। अगर मैंने ये बिल ड्रॉ किया है तो मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है, ओके। और जो पर्सन के लिए ड्रॉ किया है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, बिल पेएबल हो जाता है। नेक्स्ट पेज में एक फॉर्मेट है ये वाला, इससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल रिसीवेबल, इट इज़ ड्रॉन और मेड। बिल रिसीवेबल किसके लिए होता है, जो वो बिल को लिखता है, जो वो बिल को बनाता है, उसके लिए बिल रिसीवेबल हुआ। बिल पेएबल किसके लिए हुआ, जो वो बिल को एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल पेएबल हुआ, है ना। बिल रिसीवेबल क्या होता है, करंट असेट्स होता है। बिल रिसीवेबल करंट असेट्स होता है बिजनेस का, बिल पेएबल करंट लायबिलिटी होती है बिजनेस की। मनी इज रिसीव्ड इन फ्यूचर। बिल रिसीवेबल से फ्यूचर में मनी मिलते हैं, बिल पेएबल से फ्यूचर में मनी पे करने होते हैं। जनरली इट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल। बिल रिसीवेबल कब होता है, जब क्रेडिट सेल्स होता है, और बिल पेएबल कब होता है, जब क्रेडिट परचेस होता है, ओके। आप लोग एक और बार रीड करना और नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ये टेबल ने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा, ओके। रिसीवेबल जो बनाता है, पेएबल जो एक्सेप्ट करता है, असेट्स होती है, करंट असेट्स होता है, करंट लायबिलिटी होता है। फ्यूचर में मनी रिसीव्ड होता है बिल रिसीवेबल से, फ्यूचर में मनी पे करना होता है बिल पेएबल से, ओके। ये क्रेडिट सेल के टाइम पे होता है, ये क्रेडिट परचेस के टाइम पे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, terms of bill, due date and days of grace. The date on which the bill is written is shown in the bill. It is called date of drawing the bill. जो डेट पे बिल लिखा जा रहा है वो डेट को बिल पे मेंशन करते हैं, तो वो डेट को क्या बोला जाता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। The same period is allowed for the payment by the bill drawer to the bill acceptor. It is called term bill. तो आप लोगों को क्लियर हुआ, जो डेट पे बिल को ड्रॉ किया जाता है वो डेट बिल पे मेंशन होती है, तो वो डेट को क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, ओके। और वो डेट में ये भी मेंशन करते हैं
कि पैसे कब देने हैं, है ना। जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसको पैसे कब देने हैं, तो वो भी मेंशन किया जाता है कि 2 मंथ का बिल है, 3 मंथ का बिल है, तो कितने मंथ के बाद बिल एक्सेप्टर को बिल पैसे पे करने हैं। ओके, कितने मंथ के बाद पैसे पे करने हैं वो भी वो बिल पे मेंशन किया हुआ होता है। तो वो डेट को क्या बोलते हैं, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। ओके, क्लियर हुआ तुम लोग को क्या है ये। एक बिल जो डेट पे बनता है वो डेट तो लिखी होती है, साथ में वो डेट भी लिखी होती है जब बिल एक्सेप्टर को पैसे पे करने होते हैं, कि 2 महीने बाद पे करना है, 3 महीने बाद पे करना है। तो वो जो डेट लिखी होती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको कौन सी डेट बोलते हैं, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उससे हम ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। द डेट ऑफ द बिल ड्रॉन 21/1/2016। बिल को कब लिखा गया है, 21/1/2016 को बिल लिखा गया है। एंड द पीरियड इज 3 मंथ। कितने मंथ के बाद पैसे मिलने वाले, 3 मंथ के बाद पैसे मिलने वाले हैं। ओके, द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज डिसाइडेड एज अंडर। तो ड्यू डेट को किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो देखो बिल लिखा गया है ये डेट पे 3 मंथ। 3 मंथ मतलब कितना होता है, अप्रैल, जनवरी टू फरवरी 1, फरवरी टू मार्च 2, मार्च टू अप्रैल 3, है ना। 3 मंथ को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो है वो क्या है, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट को ड्यू डेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, बिल कौन से डेट को लिखा है, 21/1/2016 को बिल लिखा गया है और 3 मंथ के बाद पैसे मिलने वाले हैं। कौन देगा, बिल एक्सेप्टर। तो 3 मंथ के बाद मतलब कितना, जनवरी टू फरवरी 1 मंथ होता है, फरवरी टू मार्च 2 मंथ होता है, मार्च टू अप्रैल 3 मंथ। तो 21/4/2016। यहाँ पे बोल रहे विदाउट डेज ऑफ ग्रेस। अभी डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों को ये समझ में आया, जो दिन पे बिल लिखते हैं उसको बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। कितने टाइम तक के लिए पैसे, कितने टाइम के बाद पैसे आने वाले हैं वो टाइम को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल और ड्यू डेट। अभी हम क्या सीखेंगे, डेज ऑफ ग्रेस सीखेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ मनी इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिल, 3 days of grace allowed. This means that 3 days of grace are added to the date which is derived after adding period of the bill to the date of drawing the bill. This additional 3 days is called days of grace. Okay, तो days of grace क्या होता है, जो दिन बिल लिखा जाता है उसके बाद उनको देते हैं पीरियड कि इतने टाइम के बाद पेमेंट करना है। ओके, तो वो जो डेट होती है पेमेंट की उसमें 3 days ऐड कर देते हैं। ओके, आप ये दिन पे नहीं कर सकोगे तो आपको 3 दिन के बाद, मतलब इसके 3 दिन के अंदर 22, 23, 24 तक आपको पे कर देना है। तो जो मैच्योरिटी डेट में जो 3 days ऐड किया है ना उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। मैच्योरिटी डेट में 3 days को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बिल लिखा गया है 21/1/2016 को बिल लिखा गया है। पीरियड ऑफ बिल कितना है, 3 मंथ। 3 मंथ मतलब कितना होता है, देखो है ना, जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, है ना, 21/4/2016। ये 3 मंथ होता है। ड्यू डेट विद डेज ऑफ ग्रेस, ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना होता है। डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन का होता है, 3 days का होता है। तो इसमें 3 दिन ऐड करके हमें मिल जाता है ड्यू डेट विद डेज ऑफ ग्रेस। ओके, जब बिल में पेमेंट की डेट लिखी जाती है तो उसमें ग्रेस डेज को ऐड करके लिखना होता है। क्लियर हुआ। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, जो भी डेट होगी उसमें 3 दिन और ऐड कर देने का, उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है तो हम इसको भी रीड कर लेते हैं। इफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल फॉल्स ऑन द पब्लिक हॉलीडे और ऑन संडे, द प्रिसीडिंग डे इज कंसिडर्ड टू बी द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। क्या बोल रहे यहाँ पे, अगर हमारा मैच्योरिटी डेट
कोई पब्लिक हॉलीडे के दिन आता है या संडे के दिन आता है तो क्या करना है, तो उसके पहले का जो एक दिन होगा ना उसको मैच्योरिटी डेट कंसिडर करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर 26 जनवरी जो दिन पब्लिक हॉलीडे होता है, अगर वो दिन हमारा मैच्योरिटी डेट आ रहा है तो हम कौन सा डेट कंसिडर करेंगे, 26 के पहले वाला डे, मतलब 25। क्लियर हुआ? पीछे नहीं काउंट करेंगे, आगे काउंट करेंगे। अगर मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी है और 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे है या संडे, कोई भी ऐसा कुछ दिन हुआ तो एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी को हम लोग मैच्योरिटी डेट कंसिडर करेंगे। ओके। इफ द पेमेंट ऑफ बिल कैनॉट बी मेड ऑन द मैच्योरिटी डेट ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे नहीं हो सका कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से, सर्कमस्टेंसेस मतलब कि कुछ पॉसिबल ही नहीं था उनको वो डेट पे देना। ओके। जब ऐसे सिचुएशन होती है तो मैच्योरिटी डेट कौन सी कंसिडर होगी, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर देखो 26 जनवरी ओके या कोई भी ऐसा दिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वो पेमेंट कर सके, 26 जनवरी को तो चलो हॉलीडे होता है। ओके। अभी 25 अगस्त, अभी 25 अगस्त को मैच्योरिटी डेट है। ओके। पर 25 अगस्त को कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो गया कि पे ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा मतलब 26 अगस्त तक पे कर ही देना है। ओके। इफ टर्म ऑफ बिल इज गिवन इन डेज इंस्टेड ऑफ मंथ, देन नंबर ऑफ डेज शुड बी कंसिडर्ड टू डिसाइड मैच्योरिटी डेट। क्लियर हो गया? सेंटेंस क्या बोल रहा है, अगर टर्म ऑफ बिल डेज में दिया है, मंथ में नहीं दिया है तो उसको डेज वाइज कैलकुलेट करेंगे। ओके। बिल लिखा जा रहा है 21/1/2016 को, पीरियड ऑफ बिल है 90 डेज, तो ऐसे ऐड करना है। कौन सा डेट पे आ रहा है, 24/2016 को आ रहा है, 3 डेज को ऐड करेंगे मतलब 23/4/2016। ये आप लोग जब भी सम करोगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके। और अभी कुछ डाउट आता है तो पूछना है। नेक्स्ट, बिल एट साइट एंड बिल आफ्टर डेटेड। द मेन टाइप ऑफ बिल आर एस अंडर। ये मेन तरीके के बिल है, एक है बिल एट साइट और दूसरा है बिल आफ्टर डेटेड। अब ये दोनों एग्जैक्टली है क्या वो समझते हैं। बिल पेबल इमीडिएटली ऑन डिमांड और बिल एट साइट। The acceptor of the bill is required to pay the amount of the bill immediately whenever the person holding the bill demand the payment. Such a bill is known as bill at side. Bill at side क्या होता है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है उसको इमीडिएटली बिल के पैसे पे करने पड़ेंगे अगर जिसके पास बिल है उसने डिमांड किया। ओके। जिसके भी पास बिल है उसने डिमांड किया कि उसे उसके पैसे चाहिए तो इमीडिएटली बिल एक्सेप्टर को पैसे पे करने पड़ेंगे। ऐसे बिल को बोलते हैं बिल एट साइड, कि डिमांड करने पे पैसे पे कर देना उसे बोलते हैं बिल एट साइड। हियर द एक्सेप्टर ऑफ द बिल हैज टू पे द मनी इमीडिएटली ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। अ बिल इन विच द पेमेंट पीरियड इज नॉट स्टेटेड। ये कौन सा बिल होता है जिसमें पेमेंट का पीरियड नहीं लिखा होता है। ओके। इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ बिल एट साइड, और इसको क्या बोलते हैं, बिल एट साइड बोलते हैं। जो बिल पे डिमांड करने पे पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं बिल एट साइड। ऐसे बिल पे पेमेंट का पीरियड नहीं लिखा होता है। ओके। नेक्स्ट है बिल पेबल आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड और बिल आफ्टर डेटेड। ये कौन सा बिल होता है, ये ऐसा बिल होता है जिसमें डेट ऑफ पेमेंट लिखा होता है। ओके। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखा होता है। यहाँ पे अगर डिमांड करेगा, जिसके पास बिल है वो डिमांड करेगा तो बिल एक्सेप्टर को पे करना पड़ेगा। और ये कैसा बिल होता है, जहाँ पे पेमेंट का पीरियड लिखा होता है। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल आफ्टर अ डेफिनाइट और स्टिपुलेटेड पीरियड। नॉर्मली सच अ बिल बिकम पेबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से पे कर सकते हैं, आफ्टर द स्टेटेड डेट एट अ डेफिनाइट टाइम, आफ्टर साइट एट अ डेफिनाइट टाइम, आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट एट अ डेफिनाइट टाइम।
ओके अगर डेट आ गई पे करने की तब पे करना है, या उसने बोला होगा पहले से कि मैं ये डेट को या ये तारीख को लेके जाऊँगा तब, या तो कोई इवेंट पे करना होता है. सिंस अ डेफिनाइट पीरियड इज अलाउ फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ बिल. तो क्लियर हुए दो टाइप के बिल. एक तो डिमांड पे पैसे पे करने का डेट नहीं लिखी होती है, और दूसरी जगह पे कोई इवेंट डिसाइडेड होता है, डेट डिसाइड होती है, वो पहले से बता के रखता है. ओके नेक्स्ट, डिस्पोजल और यूजेस ऑफ अ बिल. बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम ये टॉपिक में समझने वाले हैं. नॉर्मली देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल: द ड्रॉवर, द एक्सेप्टर एंड द पेई. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है. एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है एक्सेप्टर और थर्ड होता है पेई. मोस्टली द ड्रॉवर ऑफ द बिल एंड रिसीवर ऑफ द मनी बोथ आर द सेम पर्सन. और बहुत बार तो ऐसे ही होता है कि ड्रॉवर और पेई दोनों एक ही पर्सन हो, है ना. ऐसा बोलने के लिए 3 पार्टी है, पर बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जो बिल लिख रहा है और पेई एक ही पर्सन है. पेई कौन होता है? जिसको पैसे मिलने वाले हैं. ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल लिखता है. तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जो बिल लिखता है उसको ही पैसे मिलने वाले रहते हैं. ओके द पोजेशन ऑफ द बिल रिमेन विद द ड्रॉवर ऑफ द बिल और द होल्डर ऑफ द बिल. द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द पर्सन पोजेसिंग द बिल फॉर द डिस्पोजल और यूजेस ऑफ द बिल. जिसके पास बिल है, ओके और यूज करने के तरीके, बिल को यूज करने के तरीके इस तरीके से है. ओके तो हम एक एक को देख लेते हैं कि वो क्या तरीका है. तो फर्स्ट है टू कीप द बिल विथ वन सेल्फ अप टू द मैच्योरिटी डेट एंड कलेक्ट द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट. बिल अपने पास ही रखना. ओके जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो अपने पास ही बिल रखेगा मैच्योरिटी डेट तक, और वही पैसे कलेक्ट करेगा. ये एक तरीका है. इफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल और द होल्डर ऑफ द बिल डज नॉट नीड द मनी ऑफ द बिल अर्ली देन द मैच्योरिटी डेट, और if the period of the bill is very short, then that person keep the bill with himself up to the maturity date and collect the money of the bill on the maturity date. देखो अगर आपके पास बिल है तो आप आपके पास ही रखोगे तो आपको पैसा मिलेगा. ओके अगर आपको पैसों की ज़रूरत जल्दी है तो आप वो बिल किसी और को दे के पैसे ले सकते हैं. ओके पर ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि अपने पास ही बिल रखना है और पैसे कलेक्ट करना है. अगर बिल के होल्डर को, मतलब जिसके पास बिल है, उसको जल्दी पैसों की ज़रूरत नहीं है ना, और थोड़े टाइम के बाद ही उसको पैसे मिलने वाले हैं, तो ऐसे केसेस में वो बिल अपने पास ही रखता है मैच्योरिटी डेट तक. मैच्योरिटी डेट मतलब जितने टाइम का गैप दिया है उतने दिन कंप्लीट होने के बाद. हमने स्टडी किया है मैच्योरिटी डेट के बारे में. ओके नेक्स्ट है टू डिस्काउंट द बिल विथ अ बैंक और अ श्रॉफ बिफोर द मैच्योरिटी डेट. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टू डिस्काउंट द बिल विथ अ बैंक और अ श्रॉफ. श्रॉफ मतलब जो बिल के बदले पैसे दे सकता है. ओके तो डिस्काउंट द बिल विथ अ बैंक और अ श्रॉफ बिफोर द मैच्योरिटी डेट. मैच्योरिटी डेट के पहले अपना बिल बैंक में देके, श्रॉफ को देके पैसे ले लेना. अभी हम इसके अंदर रीड करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. If the holder of the bill is in need of money before the maturity date, then the bill can be discounted with a bank or a shroff before its maturity date and money can be received immediately. अगर बिल के होल्डर को, मतलब जिसके पास बिल है, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, मैच्योरिटी डेट आने के पहले ही उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो अपना बिल क्या कर देता है? बैंक को दे सकता है या श्रॉफ को दे सकता है. श्रॉफ मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमको बिल के बदले पैसे दे सके. ओके तो वो अपना बिल क्या कर देता है? बैंक को दे देता है और बैंक से इमीडिएटली पैसे रिसीव कर लेता है. क्लियर हुआ? एक बार रीड करूँ, वापस से क्लियर हो जाएगा. इफ़ द होल्डर ऑफ द बिल इज इन नीड ऑफ मनी, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है मैच्योरिटी डेट के पहले, देन द बिल कैन बी डिस्काउंटेड, तो बिल बैंक में जमा करा देता है
या तो फिर श्रॉफ के पास जमा करा देता है मैच्योरिटी डेट के पहले और उन लोग से मनी कलेक्ट कर लेता है, बैंक से पैसे कलेक्ट कर लेता है। फॉर दैट द होल्डर ऑफ द बिल एंड द ड्रॉवर ऑफ द बिल मस्ट हैव अ गुड क्रेडिट इन द मार्केट। ऐसा करने के लिए होल्डर का और ड्रॉवर का मार्केट में अच्छा रेप्यूटेशन होना चाहिए। ओके, द बैंक और श्रॉफ डज नॉट पे द एंटायर अमाउंट ऑफ द बिल बट डिडक्ट एन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल अमाउंट एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट। दिस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑफ बिल्स। This is an income for a bank or a shroff, whereas it is an expense for the holder of the bill. ये कैप्शन में हमने क्या समझा है? ये कैप्शन में हमें ये समझ में आया कि जिसके पास बिल है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है मैच्योरिटी डेट के पहले, तो वो क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है और अपना बिल बैंक को देता है और बैंक से इमीडिएटली पैसे कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल को ज़रूरत होती पैसे की, है ना, तो इमीडिएटली बैंक से रिसीव कर लेता है। ओके, ऐसा करने के लिए उनका अच्छा इमेज होना चाहिए मार्केट के अंदर। ओके, बैंक क्या करती है, बिल का पैसा, अगर बिल का पैसा 10,000 है तो पूरा 10,000 नहीं दे देगी, बैंक उसमें से डिस्काउंट डिडक्ट करती है, डिस्काउंट कट करके देती है। अगर 10,000 का अगर बिल है तो उसमें से कुछ परसेंट डिस्काउंट कट करने के बाद बिल के होल्डर को पैसे देगी। क्लियर हुआ? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। कितना डिस्काउंट होगा वो किस पे डिपेंड होता है, अमाउंट पे डिपेंड होता है। कितने टाइम तक, टर्म क्या है बिल का, कितने टाइम तक का बिल है उस पर डिपेंड होता है। टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, रेट ऑफ डिस्काउंट एक्सेट्रा। तो कितना अमाउंट होना चाहिए डिस्काउंट का, वो ये सब चीज़ों पे डिपेंड होता है कि बिल का अमाउंट कितना है, कितने टाइम तक का बिल है, डिस्काउंट का रेट कितना है। ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, देयर इज अ बिल ऑफ ₹20,000 एंड द पीरियड ऑफ बिल इज 3 months. The bill is drawn on 1/10/2016 if the bill is discounted on 4/10/2016 at 10% per annum then। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिल का अमाउंट है 20,000, पीरियड है बिल का 3 month, बिल लिखा गया है 1/10/2016 को और ये बिल डिस्काउंटेड हुआ है, डिस्काउंटेड होगा 4/10/2016 को। बैंक के पास जाएगा 4/10/2016 को और कितना रेट दिया है 10%। तो कैसे कैलकुलेट करना है, 20,000 का बिल है, 10% परसेंट है इसलिए अपॉन 100, 3 month के लिए है तो 3 month, और पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 month होते हैं। ओके, हम जब भी सम्स करेंगे तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, तभी हम कैलकुलेशन को एक और बार करेंगे। ओके, सम्स के टाइम पे कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा आगे का कर लेते हैं। नेक्स्ट है टू एंडोर्स द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट। क्या है ये, टू एंडोर्स द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अब ये क्या होता है, ओके, एंडोर्स द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट के पहले एंडोर्स करना, ये क्या होता है अभी हम यहाँ पे समझेंगे। अंडर द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफ़र हो सकता है। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जन से दूसरे जन के पास ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली। ये एक डॉक्यूमेंट है जो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। अ पर्सन होल्डिंग द बिल कैन एंडोर्स अ बिल रिसीवेबल इन फेवर ऑफ हिज डेट। ये लाइन क्या बोल रही है, अ पर्सन होल्डिंग द बिल, जिसके पास बिल है वो ट्रांसफ़र कर सकता है उसके डेट को, मतलब उसके कर्जे को। देखो A, B, C को पैसे देना है A को, C पैसे देगा A को।
ओके, और ए को पैसे देना है बी को, है ना। सी किसको पैसे देने वाला है, ए को, और ए पैसे देने वाला है बी को। तो ये इसका बिल डायरेक्ट एंडोर्स कर देगा इसको, है ना। तो ए क्या बोलेगा कि सी आप मेरे को देने वाले थे तो आप सीधा बी को दे दो। क्लियर हुआ? ये सेंटेंस यही बोल रहा है। अ पर्सन होल्डिंग द बिल, जिसके पास बिल है वो उसका बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर सकता है उसके डेब्ट को, उसके कर्जे को। ए को किसको देना था, बी को देना था, है ना, और सी ए को देने वाला था, तो इसने बोला डायरेक्ट इसको ही दे दो। क्लियर हो गया? हाउ एवर द कंटेंट ऑफ द क्रेडिटर इज नेसेसरी. In order to transfer the bill, necessary details are written on the back side of the bill and sign. अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो बिल तो जो नेसेसरी डिटेल्स है वो बिल के पीछे लिखनी होती है और साइन करना होता है। द प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट, और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं। व्हेन अ बिल इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर for the payment of a debt, the creditor become the holder of the bill and can collect money on maturity date of the bill. क्या बोल रही ये लाइन कि अगर बिल को एंडोर्स कर दिया है क्रेडिटर को, क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारी लायबिलिटी होती है, तो अगर बिल को एंडोर्स कर दिया है क्रेडिटर्स को और बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास है, तो पैसा कौन रिसीव करेगा, क्रेडिटर्स रिसीव करेगा। ओके, ये क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोगों को पूछना है। Next, to send the bill for collection to a bank or a shroff. A trader is very busy in different activities of his business. Then, in order to save time and to get facility, he signed the task of collecting the money of the bill receivable to a bank or a shroff. क्या बोल रही है ये लाइन, ट्रेडर बहुत बिजी होता है अपने बिजनेस के एक्टिविटी में, उसको अपना टाइम बचाने के लिए और फैसिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, बैंक की और श्रॉफ की हेल्प लेता है। उनको बोल देता है तुम मेरे बिहाफ में प्लीज पैसे कलेक्ट कर लो क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता। ओके, ही सेंड द बिल टू अ बैंक और द श्रॉफ बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट. This bill is not discounted. The bank or the shroff collect the money on the maturity date on behalf of the trader and either credit it to his account or pay it to him. ओके, ये फैसिलिटी के लिए बैंक मतलब कुछ भी डिस्काउंट कट नहीं होता है। ओके, बैंक और श्रॉफ मनी कलेक्ट कर लेता है मैच्योरिटी डेट पे, ट्रेडर के बिहाफ में कलेक्ट करता है, या तो वो अपने अकाउंट में जमा करा देता है या तो वो पे कर देता है ट्रेडर को। ओके, हियर द बैंक और द शॉप एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द ट्रेडर एंड चार्ज कमीशन एट द स्टेपुलेटेड रेट फ्रॉम द ट्रेडर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है, बैंक और श्रॉफ एक एजेंट के तरह काम करता है जो ट्रेडर के बिहाफ में लोगों से पैसे कलेक्ट करता है। ओके, और ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो कमीशन चार्ज करता है। तो ये आप लोगों को रीड करना है और अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना है। अभी जो हमने 4 कंडीशन की है, बिल्स को यूज करने की 4 कंडीशन जो हमने की है उस पे सम्स भी है, तो इसके पहले सम्स करने से पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके।